मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाई और बंधुओं, उनको मेरा सादर प्रणाम। आपके गुडा गौड़ जी की आज धरा पर आए हैं, सत्ता संकल्प यात्रा लेके बहुत और उम्मीद के साथ आए हैं व्यवस्था के लिए। आपने जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, प्रिया और आरएलपी टीम आपका सदा आभारी रहेगी, जब तक रहेगी आपकी शुक्रगुजार रहेगी कि आपने इतना प्यार और सम्मान दिया है। बेनीवाल भाई साहब के लिए मैं क्या कहूं, वो तो किसानों के मसीहा है, वो दुख दर्द में काम आते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलवीरा। तो वो छवि है हनुमान बेनीवाल भाई साहब की कि आज आदमी दुख हार के, दुख तकलीफ में जब सब तरह से हार जाता है, तब बेनीवाल भाई साहब के पास आते हैं और यहाँ इनके पास जो आता है आज तक खाली नहीं गया है। कहते हैं राजस्थान में बहुत कुछ दिया है बीजेपी कांग्रेस ने, सिवाय गुलामी के आपको कुछ नहीं दिया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो आप लोग, मैं खुद जकड़ी हुई हूं। मैं आरएलपी टीम का हिस्सा बन के भाई साहब को मजबूत बना के, इसीलिए आप आज के आपके शहर में आई हूं कि बहुत देर हो चुकी है, पहले भी जागो तभी सवेरा है, अब सवेरा है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। महिला उत्पीड़न के मामले सिर्फ राजस्थान के देखें तो 13,890 हैं, 2023 की कोई मतगणना नहीं है, 15,000 से ऊपर क्रॉस कर गए। महिलाएं कब तक शिकार होती रहेगी? महिलाओं को किसानों का हक नहीं मिलता, उनके अधिकार नहीं मिलते, नौरुआ रोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। व्यवस्था सुधारनी है, अपने हक और लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, आप भी हमारा हिस्सा बनो। हम आपके बिना कुछ नहीं है, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर आरएलपी टीम को मजबूत बनाए, बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाए, यही आस और उम्मीद के साथ नया राजस्थान का सवेरा करें। 2023 में आपको एक इतिहास लिखना है कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल हो, गरीबों का हक मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, नव रोजगार, जो युवा बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। इतने हौसले और बुलंद की आवाज मेरी अगर बुलंद है, पिछले मेरे इंटरव्यू सुन लीजिए और सत्ता संकल्प यात्रा में सुन लीजिए। आज जितना कॉन्फिडेंस और कितना विश्वास है वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है, वो बेनीवाल भाई साहब की वजह से है। मुझे मजबूत बनाया है आरएलटी टीम ने। मैं बहनों से यही बात कहूंगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, एक सृष्टि की रचना महिलाएं करती है, एक पूरी प्रजाति को जन्म महिलाएं देती है। मेरी माता और मेरी बहनों, आप किसी से कम नहीं हो, आपको राजस्थान का इतिहास रचना है, राजस्थान का इतिहास लिखना है, तो आप बोतल के बटन पे ज्यादा से ज्यादा मत दीजिए और हनुमान बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। आरएलपी टीम धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार ताली से स्वागत। और हनुमान बेनीवाल इसी बीच हमारे बड़े भाई साहब मनीष जी। राम राम साहब, एक दो नारे लगाओगे आप मेरे साहब? जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की जय, रामसा पीर की जय, सालासर बालाजी की जय। उपस्थित युवा साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मित्रों, सबसे पहले गुड्डा की पावन धरा पे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, आरएलपी के सुप्रीमो और लोकप्रिय सांसद, संसद के अंदर जो किसानों की आवाज, एकमात्र सांसद, जितने भी सांसद है किसान कौम से तो मेरे ख्याल में 35-40 सांसद है वहाँ, और अपने आसपास से ही 4-5 सांसद होंगे, पर जो किसानों की बात हर मुद्दे पे बोलते हैं और हर लड़ाई लड़ते हैं, जिन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए एनडीए को यहाँ राजस्थान के अंदर राज को छोड़ दिया, तो ऐसे आदमी का अपन सब लोग यहाँ तालियां बजा के दोनों हाथ उठा के आप सम्मान करो, जो पूरे समाज, कौम और किसान, शोषित, पीड़ित, दलित की आवाज लड़ाई लड़ रहा है।
बाकी तो सब लोग बिके हुए हैं, आप सब लोगों को जानते हो। अपने यहाँ तो बिल्कुल हालत खराब है। अपने तो यहाँ जो नेता हैं वो धंधे में लगे हुए हैं, कोई पत्थरों को तोड़ रहा है, कोई बजरी के धंधे में लगा हुआ है, कोई नेता कोई नहीं है यहाँ। आपस में लड़ा के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अपने को आपको पूरी तरह से बेनीवाल साहब को मजबूत करना है और यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के इनको मजबूती प्रदान करनी है। एकमात्र सांसद है जो चाहे अग्निवीर का मामला हो, महिला पहलवानों का मामला हो, कोई भी बात हो, चाहे कोई दलित पीड़ित हो, किसी का एनकाउंटर हो जाए, किसी को पीड़ दे, तो उसके लिए सुनने वाला एकमात्र रास्ता नहीं हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी है तो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल हैं। और बेनीवाल जी मजबूत होंगे तभी अपन मजबूत होंगे। बेनीवाल जी कमजोर हो गए तो आप सोचो आप सब लोग खत्म हो गए। इसलिए आपको एमपी साहब को मजबूत करना है। अगर एमपी साहब की एक पसीने की बूंद पड़ेगी तो हम यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। जय हिंद, जय भारत। अब शेखावाटी की परंपरा के अनुसार हनुमान जी बेनीवाल का इस उदयपुर वाटी की धरती पर साफा पहनाकर स्वागत करेंगे जगदीश जी जांगीर, पूर्व सरपंच भाटीवाड़, बांजी गढ़वाल, छावसरी। आप आगे आए और एमपी साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें और इन्हीं के साथ माला पहनाकर स्वागत करेंगे रामनिवास जी खटकड़, महावीर जी मीणा, फूलचंद जी ओड़ा, हनुमान जी ओड़ा, आमीन जी चौबदार, अमन चौहान युवा नेता, दौलत जी मेला, ये सब माला पहना कर एमपी साहब का स्वागत करें। और राजस्थान की आन बान शान को प्रतीक साफो है जो आज अठे गुडा में आप सब पर आए हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां के साथ हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। मनीष जी, विकास जी, आप वो बड़ी वाली माला पहना कर साहब का स्वागत करें, ये जिनके नाम बोले हैं। और 101 किला से ज्यादा किया माड़ा, नवरात्रा के माँ दुर्गा का आशीर्वाद, वीर तेजा जी को आशीर्वाद, सभी देवी देवता को आशीर्वाद, सेवा ने अभिनंदन करने हाँ आपाए पत्रकार बंधु देश दुनिया में लाइव दिखा रहा है। पूरा राजस्थान, भारत और दुबई, सऊदिया, मस्कत जठे अपना बेटा बैठा है, भाई बैठा है, भाई पलने जी रहा है अद्भुत पल। आदरणीय शिवनाथ जी गिल प्रभु चरणा में बैठा है, पावन पला ने जी रहा है। एक बार सब आदमियों को मंच, डॉक्टर विकास गिल जी किसान की मेहनत को प्रतीक आज जेड़ी देकर सम्मान हनुमान जी बेनीवाल साहब को, डॉक्टर विकास जी गिल और साथ में एडवोकेट मदन सिंह जी गिल साहब और आपने सब किसाना को, खेतीहर को, अन्नदाता को सम्मान है। सैकड़ा पत्रकार बंधु लाइव इन्हें दिखा रहे हैं। अब इसी स्वागत की श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया जी मेघवाल का चुनरी उड़ाकर स्वागत करेंगे डॉक्टर वंदना जी गिल व सरिता जी। कोई भी शुभ काम में आपा भाण ने, बाया ने, बेटिया ने चुनरी उड़ाकर बाको सम्मान करा चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपने सबकी ओर से सम्मान। अब इस उदयपुर वाटी की पावन धरा पर इस कार्यक्रम के आयोजक इस विशाल जन सैलाब को हनुमान जी बेनीवाल से रूबरू करवाने के लिए आप सबको निमंत्रण करने वाले डॉक्टर विकास जी गिल से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन आप सबके बीच में पेश करें। डॉक्टर विकास जी गिल, आप डॉक्टर विकास जी गिल ना आशीर्वाद देवा आया हो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हनुमान बेनीवाल जी ने बताओ कि आप कालजा से कत्तो प्रेम करो डॉक्टर विकास गिल साहब ने। आज हमारी उदयपुर वाटी की धरती धन्य हो गई। हमारा किसान नेता हमारे बीच, हमारे पास आया। हनुमान जी भाई साहब, हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब एबर हनुमान जी ने बुला दो, एबर बान देख तो जा, नहीं यहीं चला जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल भाई साहब का उदयपुर वाटी की धरती पे, शहीदों की धरती पे, रामदेव जी, कन्नीराम जी की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। बहन प्रिया मेघवाल, दौलत जी, मनीष जी, महेंद्र जी, सम्मानित मंच और सबसे सम्मानित आप लोग जो हनुमान बेनीवाल की रीढ़ है, हनुमान बेनीवाल की ताकत है, आप लोग हनुमान बेनीवाल की ताकत है। आप लोगों के यहां पर आने का बहुत बहुत आभार। आज पूरे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल वो आदमी है जिसने एक सपना सोचा, एक किसान के बेटे ने एक सपना सोचा कि एक नए राजस्थान का निर्माण हो, एक नया राजस्थान बने, एक ऐसा राजस्थान बने
जो भय मुक्त राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी आराम से घूम सके। ऑफिस में कोई बूढ़ा बाबा जाए तो अफसर खड़ा होके पूछे कि बाबा आप किस काम से आए हो। टोल मुक्त सड़कें हो, पेपर लीक बंद हो। अग्निवीर की बात करता है तो हनुमान बेनीवाल करता है, पेपर लीक की बात करता है तो हनुमान बेनीवाल करता है, हमारी पीड़ित पहलवान बहनों की बात करता है तो हनुमान बेनीवाल करता है, किसान बिल की बात करता है तो हनुमान बेनीवाल करता है। हनुमान बेनीवाल के अलावा आप बताओ कोई और दूसरा नेता आपकी बात करता है क्या? अगर आप लोग हनुमान बेनीवाल की ताकत बनेंगे, हनुमान बेनीवाल का साथ देंगे, उसका साहस बनेंगे, तो नए राजस्थान के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। अब बात थी व्यवस्था परिवर्तन की। हनुमान बेनीवाल ने एक सपना देखा कि पूरे राजस्थान में एक नई व्यवस्था परिवर्तन हो। और भाई साहब हनुमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 200 विधानसभा में उदयपुर वाटी वो विधानसभा है जिसको व्यवस्था परिवर्तन की सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ 20 साल से इस तरह का लूट खसोट का खेल चल रहा है, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं होगा। विकास के नाम पे 20 साल में एक भी काम नहीं हुआ। पूरे झुंझुनू जिले में पानी आ गया, लेकिन कुंभाराम लिफ्ट के नाम पे पहले पूर्व मंत्री ने और उससे पहले पूर्व विधायक ने पीठ थपथपा ली कि हम पानी लेके आ रहे हैं और पानी को खेतड़ी तक छोड़ दिया। अगर वो पानी आ जाएगा तो हमारे यहाँ पहाड़ी बेल्ट में जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये लोग पानी लाना नहीं चाहते क्योंकि पानी की उस एरिया का चुनावी मुद्दा है। अगर पानी आ गया तो चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा। बार बार उस पानी को लेके, नाम को लेके उधर के वोटों को बटोरते रहते हैं। और यहाँ पे जो अवैध खनन का काम चल रहा है, आज हनुमान बेनीवाल के कदम पड़ गए उदयपुर वाटी में। मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख लेना, कल से यहाँ के जो भी वसूलियां हैं सारी बंद हो जाएगी। आज हनुमान बेनीवाल उदयपुर वाटी में आए। मैं आप लोग सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हनुमान बेनीवाल को विश्वास दिलाएं कि हनुमान बेनीवाल के सपने को आप साकार करने में उनकी मदद करेंगे। एक किसान का बेटा जिसने अपने सारे सुख त्याग दिए, हनुमान बेनीवाल चाहते तो मंत्री पद कभी भी ले सकते थे, राजस्थान में ले सकते थे, केंद्र में ले सकते थे। परोसी हुई थाली को ठोकर मार दी किसान बिल के लिए। हनुमान बेनीवाल आपके सपनों को साकार करने के लिए अपना सारा सुख त्याग रखा है। आप हनुमान बेनीवाल के एक बार मदद करें। 2023 में बोतल के निशान पे जब आप बटन दबाएंगे, एक एक बटन से हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ेगी। और अगर आप और दूसरा बटन दबाएंगे तो आप जानते हैं किन की ताकत बढ़ेगी। वही मिलाजुली का खेल चलेगा पूरे राजस्थान में जैसा चलता आ रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, मिलाजुली का खेल। इस बार आप लोग मन बना लें कि इस बार आपको व्यवस्था परिवर्तन में हनुमान बेनीवाल का सहयोग करना है। एक नए राजस्थान का निर्माण करना है, एक नई उदयपुर वाटी का निर्माण करना है। हनुमान बेनीवाल जिसको भी इशारा करे, आप लोग उसकी मदद करें और एक नए राजस्थान के निर्माण में उनका सहयोग करें। हनुमान बेनीवाल पूरे लोकसभा में एक आदमी है जो आपकी आवाज उठाते हैं। अगर आप लोगों ने इस कोहिनूर को कमजोर कर दिया तो इस तरह का नेता आपको आने वाली पीढ़ी में नहीं मिलेगा। और आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जब आप संघर्ष कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहा था, तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? आने वाली पीढ़ी को अगर आप आज हनुमान बेनीवाल के साथी नहीं बनेंगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को आपने साथ क्यों नहीं दिया। आज हनुमान बेनीवाल एक नए राजस्थान की बात कर रहा है। आज आप लोगों को छोटी छोटी बातों पे धरना देना पड़ता है। युवाओं को छात्र संघ के चुनाव की जब बात आई, हनुमान बेनीवाल ने अपने कीमती 30 दिन निकाल के युवाओं के अधिकार के लिए जयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। और किसी भी नेता ने किसी भी युवा की बात करी क्या? युवाओं को खाली वोट बैंक समझते हैं, किसानों को वोट बैंक समझते हैं। और एक अकेला हनुमान बेनीवाल है जो युवाओं और किसानों की बात कर रहा है। पेपर लीक के मामले में हनुमान बेनीवाल बात करते हैं, अग्निवीर की हनुमान बेनीवाल बात करते हैं, किसान बिल की हनुमान बेनीवाल बात करते हैं। और पूरे राजस्थान में कहीं भी अत्याचार होता है तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी होता है। और आप लोगों को पता है कि जब हर जगह का दरवाजा बंद हो जाता है तो हर आदमी की आखिरी उम्मीद होती है कि हनुमान बेनीवाल के पास एक बार अगर हम मिल लेंगे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मेरी जानकारी में है कि आज तक हनुमान बेनीवाल के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा।
आप लोग हनुमान बेनीवाल की ताकत बने। आपको ऐसा नेता, ऐसा किसान नेता, ऐसा युवा नेता, आप लोगों के लिए 24 घंटे काम करने वाला 36 कौम का नेता दूसरा नहीं बने मिलेगा। आप इस आदमी को कमजोर मत होने देना। आप इन्हें विश्वास दिलाएं कि आपकी इनकी ताकत है। और ये जो ताकत उदयपुर वाटी में आज दिख रही है, एक एक व्यक्ति 100 के बराबर है और 60-70 हजार की संख्या उदयपुर वाटी में हनुमान बेनीवाल को समर्थन देगी। हमें ये पूरा विश्वास है। लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल युवाओं के दिल में बसता है। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी युवा के आप खून की जांच करा लो, उसके खून की बूंद में भी हनुमान बेनीवाल लिखा हुआ मिलेगा। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता, इस आदमी को कमजोर मत होने देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के झोली फैला के निवेदन करता हूं, हनुमान बेनीवाल का साथ दो, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। धन्यवाद। अब आपको जिस शख्स का इंतजार था, सुबह 10:30 बजे से ये कुछ स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल के स्टाफ वगैरह जो है वो स्वागत करेंगे एमपी साहब का। मदन सिंह जी, आपके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, हाँ, पिछले काफी समय से उदयपुर वाटी के इस सभा स्थल पर आप जिनका इंतजार कर रहे थे, राजस्थान में 36 कौम की लड़ाई मजबूती से लड़ने वाले उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता, शोषित, दलित, पीड़ित प्रत्येक वर्ग की आवाज को सड़क से लेकर देश की महापंचायत तक उठाने वाले नागौर सांसद बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल अब इस सभा को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। गुड़ा के अंदर आज इस ऐतिहासिक सभा के अंदर उपस्थित छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर पीड़ा सिंह मेघवाल, संघर्षशील नेता डॉक्टर विकास गिल, पूर्व जिला प्रमुख मदन सिंह जी गिल, सीकर के हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, छोटे भाई और मेरे कॉलेज के जमाने के साथी मनीष चौधरी जी, मेरे साथ ही कॉलेज के अध्यक्ष रहे हुए, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, दौलत सिंह जी मेला, विनोद जी गिल, हमारे नागौर से ही रिटायर्ड हुए तहसीलदार जी खिचड़ साहब, आओ राम राम करो। खिचड़ साहब यहाँ पे मेरे वहीं लास्ट नौकरी करके आए थे मुंडवा के अंदर। आइए, सबसे पहले तो आरएलपी परिवार को, डॉक्टर साहब विकास जी को और पूरी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की गुड़ा की टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। थोड़ा आने के अंदर देरी हो गई थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस धरती पे कार्यक्रम करने के लिए जा रहा हूं, उस धरती ने अगर राजस्थान के अंदर जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन चला के अपने प्राण न्यौछावर किए, वो करनी राम रामदेव की भूमि है, वो उन शहीदों की भूमि है जिन्होंने नेताजी की फौज से लेके 62, 65, 71 की लड़ाइयाँ और कारगिल की लड़ाइयों के अंदर संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और भारत माता को हमेशा बुलंद रखा, आज़ाद रखने का अगर काम किया तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने किया। 2-4 जोरदार जयकारों के साथ
मेरी बात शुरू करूंगा। बोले तेजाजी महाराज की, बोले सालासर दरबार की, शाकंभरी माता की, ये सारी बोलनी है क्या, जम्बाई माता की, देवनारायण भगवान की, उबली बालाजी की, पीर बाबा की, राम साहब पीर की, बाकी तो नहीं रही कोई। ठीक, जरूरी है जहां जाए तो वहां का जयकारा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जयकारे लोक देवताओं की वजह से कोई जाति नहीं होती, लेकिन लोक देवताओं को भी जातियों में बांटने लग गए, इसलिए कोई देवता पीछे नहीं रह जाए। तमाम जगह कहते हैं लिस्ट बना के दे दो, एक जय के साथ जितनी जयकारें लगा दो ताकि लोगों के अंदर जोश बरकरार है। जैसे आर्मी के अंदर बटालियन लड़ाई लड़ती है, रेजिमेंट लड़ाई लड़ती है, तो उनका खुद का एक अलग नारा होता है, उस नारे के साथ जैसे ही वो नारा लगता है वो रेजिमेंट आगे बढ़ती रहती है रेजिमेंट का। तो हमारे भी जहाँ जयकारा लग जाता है तो जवानों के अंदर एक नया जोश पैदा होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मैं कोई नया नहीं, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था मुझे अच्छी तरह याद है, 95, 96, 97, 93 से लेकर 98 तक का दौर, उस समय भी सबसे ज्यादा अगर मेरा साथ किसी ने दिया तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को हमेशा उस संघर्ष के जमाने में साथ दिया, और उसी का परिणाम था कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। और जब मैं अध्यक्ष बना था तो शायद मेरे सामने हारने वाले भी नंबर 2 और 3 पे थे, वो भी यही के लड़के थे सारे के सारे, ये इसी जगह के लोग थे जो हारे थे मेरे सामने चुनाव। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 18 के अंदर भी नई पार्टी थी, संघर्ष करके हुंकार के माध्यम से इस प्रदेश के किसान को कर्ज मुक्त करने की आवाज उठाई देश के अंदर, और कर्ज मुक्ति, किसान कर्ज मुक्ति के आंदोलन को अगर हवा मिली, नागौर, बाड़मेर, सीकर, बीकानेर, जयपुर की रैलियों के बाद मंदसौर के अंदर बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। हमें पार्टी बनाने के अंदर बहुत समय लग गया था, मैंने प्रयास किया। बहुत से लोग कहते थे, जब मेरा वसुंधरा से झगड़ा हुआ 2009 के अंदर, बहुत से लोगों ने कहा कि आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, आप वसुंधरा से क्यों लड़ रहे हो, आप दोबारा नहीं जीतोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। लेकिन मैंने इन चीजों की परवाह नहीं की। जीवन के अंदर शायद जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव जीता तब भी निर्दलीय चुनाव जीता था, ये निर्दलीय और थर्ड फ्रंट और अलग पार्टी यही मुझे सूट करता है, क्योंकि किसी दूसरे नेता के अधीन में काम नहीं कर सकता। जब मैंने लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष राजस्थान के अंदर किया, संघर्ष करते करते आपने देखा होगा जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, जो वसुंधरा सरकार के इशारे पे वसुंधरा के मंत्री जेलों में उन अपराधियों से मिलने के लिए जाते थे और टारगेट कर करके किसान नेताओं की बोलती बंद कर दी थी। उस समय अगर राजस्थान के अंदर इन सामंती ताकतों से, उन हार्डकोर अपराधियों से कोई लड़ाई लड़ रहा था, वो सड़क से लेकर विधानसभा तक नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल उस राजस्थान विधानसभा के अंदर किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा था। 13 के अंदर चुनाव जीतने के बाद 18 में पार्टी का निर्माण किया, और पार्टी का निर्माण करने के बाद उस समय ज्यादातर जगह मेरे पास बहुत से लोग आए। मैं कभी गलत बात भी नहीं करता, वही बात कहता हूं जो मैंने किया। बहुत से लोगों ने कहा, साहब आप चुनाव मत लड़ाओ, आप लड़ाओगे हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, ठीक नहीं रहेगा। वैसे जो पार्टी बनाता है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाता, पार्टी की एक विचारधारा होती है। कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त लोगों को राजस्थान में विकल्प कैसे मिले, पार्टी बनाई। पिछली बार तमाम जगह जो आज कांग्रेस बीजेपी के अंदर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो टिकट बांट रहे हैं, अगर वो टिकट बांट रहे हैं तो उसमें मेरा भी सहयोग था। अगर मैं सब जगह चुनाव लड़ा देता
तो टिकट नहीं बांट पाते, वो हार के घर बैठ जाते। आपके यहाँ भी उम्मीदवार कोई टिकट लेके आया था, मुझे पता है, लेकिन वो टिकट लेके ही आया था जब आपके लोगों ने कहा कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर का रुख उदयपुर वाटी की तरफ मत करो। नहीं किया था मैंने, बात मान ली थी आप लोगों की। ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो समय के साथ जनमानस की भावनाओं को पहचाने। नेताओं को तो वोट बैंक से मतलब है, नेता तो जो पार्टी बनाता है वो चाहता है कि मेरा वोट बैंक कैसे बढ़े, और मैंने ये चाहा था कि मेरे लोगों का सम्मान कैसे बढ़े। मेरी वजह से कोई गुंडे बदमाश इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचे, ये मैंने प्रयास किया था हर जगह, और आपने देखा भी होगा यहाँ शेखावाटी अंचल जहां हमारी सबसे ज्यादा संख्या किसानों की, फिर भी दुर्भाग्य से देखिए राजनीति कौन कर, आप देखिए, मुझे चारों तरफ नजर उठा के देखे 100 किलोमीटर के अंदर जिनके वोट नहीं वो यहाँ के नेता है, जिनके वोट है वो टिकट मांगने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ये राजनीति राजस्थान के अंदर हो रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा। शेखावाटी में आप सुनामी बना देना, मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मैंने पूरे राजस्थान को नापा है। उपचुनाव के अंदर बल्लभनगर उदयपुर के अंदर जहां कोई सोच नहीं सकता कि आरएलपी जैसी पार्टी बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी, बल्लभनगर के अंदर जब हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े डांगी समाज से थे, पाटीदार समाज से, 50,000 वोट लेके भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर धकेला, और दरियावत के अंदर बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलता है। सरदार शहर का जो ताजा चुनाव था या सुजानगढ़ का चुनाव, खींवसर में आरएलपी की जीत और साड़ा के चुनाव ने साबित कर दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की पार्टी नहीं है, वो राजस्थान के किसानों और जवानों के दिलों में बसने वाली पार्टी है, वो सर्व समाज की पार्टी है। 3 विधायक जो जीत के गए उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को जीता कर राजस्थान की विधानसभा में ले गया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपका भाई हनुमान बेनीवाल था। बसपा से एक भी विधायक शेड्यूल कास्ट का जीत के नहीं गया, बसपा के नाम से वोट ले लिए थे, चिन्ह ले लिया, और जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी भाग गए थे 6 के 6। यही घटना 2008-9 के अंदर हुई थी। 6 जीते थे, हाथी को पीछे छोड़ गए और कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग गए। हाथी की सवारी से आए और दूसरी सवारी कर ली जाके। ये हालात इस राजस्थान के अंदर थे। भाइयों, आपने देखा होगा कि 25 सांसद राजस्थान से आते हैं। झुंझुनू का सांसद भी किसान का बेटा है, शिखर के बाबा जी भी किसान है, चूरू के भी किसान पुत्र हैं। देश में जब किसान तकलीफ में थे, इस बात को गौर से सुनना आप, किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी थी। पंजाब राज्य के अंदर किसानों ने बड़ा संगठन बना के और लंबा आंदोलन वहां पे किया। उसके बाद पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़े। हरियाणा के भाइयों ने उनका साथ दिया, क्योंकि हमारा और उनका डीएनए जो जर्सी के, उनका डीएनए एक था। उन्होंने कहा कि जब हमारे भाई सड़क पे हैं हम उनका साथ देंगे, और हरियाणा ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश साथ आया, दिल्ली साथ आया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी किसान आंदोलन की। पता ही नहीं था कि कोई किसान आंदोलन भी हो रहा है क्या राजस्थान के अंदर। मेरे पास तमाम किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी हमने हमेशा लड़ाई लड़ी देश के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और ये सही बात है। इतिहास के पन्नों में अगर संघर्ष की बात करेंगे तो उन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाइयां देश को बचाने के लिए लड़ी। हमने भी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमसे ज्यादा लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। हमारे तो भरतपुर के महाराजा ने सबसे बड़े लड़ाई, अगर देश के अंदर जो अजय योद्धा के रूप में माने जाते, भरतपुर के ही राजा थे। उन लोगों ने कहा कि अगर आप राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन को खड़ा कर दो और दिल्ली जयपुर का NH जाम कर दो और गुजरात मोदी का दिल्ली से कनेक्शन काट दो, तो मोदी सरकार झुक सकती है और किसान कौम की जीत हो सकती है, तीनों बिल वापस हो सकते हैं, और हम सब मानेंगे कि राजस्थान के किसानों का ऋण हमारे ऊपर है। हमारे नेताओं की जंग लग गई, जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नेता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, उनके जंग लग गई, इसलिए आपको लड़ने के लिए आना है। भाइयों, मैं चाहता तो मोदी सरकार के अंदर
कैबिनेट का मंत्री बन सकता था, लेकिन जब भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, मैंने किसी से राय नहीं ली, बच्चों को पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई साहब हमें मोदी की थाली को ठोकर मारनी चाहिए और अपने भाइयों को साथ देना चाहिए। मैं इस हाईवे पे गया और मैंने कहा मैं हाईवे पे आ रहा हूं, हरियाणा का आपका जो बॉर्डर था वो जाम हो गया। पहले दिन में 10,000 लोग लेके गया, 10 दिन बाद जब मैं गया तो 50-60 हजार की संख्या थी और 70 दिन सड़क पर बैठ के एनडीए की सत्ता को छोड़ के और मुकाबला किया। वो नागौर का एकमात्र सांसद था, 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी का जयकारा करते थे, वो किसान कौम की जय बोल के सड़क पर बैठा था। जब अग्निवीर आया, अग्निपथ योजना लागू हुई, शेखावाटी के सबसे ज्यादा जवान सेना के अंदर जाते हैं। मेरे घर के सामने नागौर के अंदर स्टेडियम है, बच्चे हमारे भी बहुत ज्यादा आर्मी के अंदर जाते हैं। आपने कारगिल की शहादत देखी होगी, शेखावाटी मारवाड़ के अंदर बराबर लोगों ने शहादत दी थी, चाहे नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, इन चूरू, इन्होंने सबसे बड़ी शहादत, शेखावाटी की पहली जो कारगिल की पहली शहादत थी, उसमें आपके और हमारे बच्चे थे जिन्होंने पहली कारगिल की शहादत दी थी। बच्चे जब अग्निपथ आया, बच्चों ने कहा भाई साहब कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा चाहे कितनी लड़नी पड़े। पहले ही दिन झंडे के साथ अगर कोई पार्टी अग्निपथ का विरोध करने के लिए देश में आ गई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसने लोकसभा के अंदर 1 दर्जन बार से ज्यादा इस अग्निपथ का विरोध किया। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री को बार बार कहा ये अग्निपथ वापस लीजिए। रक्षा मंत्री तो इतने परेशान हो गए, पहले ही मेरे बोलने से पहले ही कह देते थे दूसरी बात से शुरू कर दें, वो तो हमारा ध्यान है आपका अग्निपथ। ये बार बार अगर इसका विरोध किया और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी अग्निपथ वापस ले लो, ये किसान पुत्र है, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। तो पहले अग्निवीर 25% सेना में रखने की बात थी और 75% वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने 50% अग्निवीर को एडजस्ट करने की बात करी और अब 50 पे बात आई, 50 वापस जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले हम एक बार दिल्ली की ओर चलेंगे और उस दिन अग्निपथ वापस हो जाएगा। यह सेमीफाइनल है राजस्थान का। इस चुनाव के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं डाला, आपने तीसरी ताकत खड़ी कर दी, आपने अपने भाई को आशीर्वाद दे दिया, तो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति इस राजस्थान के और शेखावाटी के इर्द गिर्द घूमेगी। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मुझे बहुत बड़ी पीड़ा होती है जब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, सांसद, हर सांसद एक ही बात करता है, आपस में बातें करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपने जूते कितने रुपए के पहन रखे हैं, आपकी शर्ट कहां से लाए, ये क्या है, अंगूठी कौन सी है। मतलब उन बिजनेस के अलावा कोई बात। पॉलिटिक्स को लोग व्यापार का सबसे अच्छा धंधा मानते हैं। व्यापार अगर करना हो तो राजनीति के अंदर चले जाओ। आजकल तो एक नई चीज और हो गई, लोग चोरियां करते हैं। पहले कोई गाड़ी का चोर, कोई मोटरसाइकिल का चोर, कोई डोडे का तस्कर, कोई दारू का ठेकेदार। ये क्या करते हैं, जब उनको छवि सुधारनी हो, पहले कुर्ते पजामे का फैशन था, वो तो आजकल मैंने कम कर दिया, पैंट शर्ट पे चल रही राजनीति सारी के साथ। हर कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, तो अच्छी बात है ना। आप बताएं, जब नशे के कारोबारी पॉलिटिक्स में उस जगह बैठ जाएंगे जहां से कानून बन रहे हैं, तो फिर कैसे नशे को रोकोगे? आप बताओ मुझे, कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? क्या कांग्रेस ठीक कर लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ठीक कर लेगी? 25 साल कांग्रेस और बीजेपी को मैंने नजदीक से देखा। अब अशोक गहलोत जी कल बयान दे रहे थे कि मैंने जो कहा था दोबारा याद दिलाया उन्होंने। पहले भूल रहे थे लोग, वसुंधरा वाला बयान किया था, कल वापिस याद दिला दिया। बोले मैं तो ये कह रहा था वसुंधरा को आप बख्शो, मतलब वो चाह रहा ये कह दूं कि भूल नहीं गए लोग, वापिस याद दिलाया कि मैंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी। ये सही बात है। 8 विधायक वसुंधरा ने गहलोत को दिए और आपको पता है हम उस समय क्या कर रहे थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब 18 के अंदर 3 विधायक जीत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गई, मेरे पास सचिन पायलट आए, उन्होंने बोला हनुमान जी आप अगर मेरी मदद कर दो तो किसान का बेटा, गुर्जर समाज का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैंने कहा मुझे क्या करना पायलट साहब, गुर्जर भी तेजाजी की जय बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मैं कर दूंगा मदद। बोलो, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना सा कह दो कि अगर पायलट को सीएम बनाते हैं
तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस के साथ है। मैंने तुरंत ही कर दी, मैंने कहा भेजो प्रेस वालों को, मैं तो रेडी बैठा हूं भाई, गुजर में हमारे कोई अंतर नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जबकि आपको पता है कि मैं इस तरह नहीं था कि दिन में पायलट, शाम को गहलोत, रेट भाव कितना क्या दे रहे हो कर रहे हो, ये धंधा लोग कर रहे थे राजस्थान के अंदर। अब आपकी लाल डायरी तो जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर है, अब आप बताओ यार कौन सी लाल डायरी, क्या लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ था तो फिर अगले पन्ने क्यों नहीं आए डायरी के, बताओ मुझे। क्योंकि अगले पन्नों के अंदर पहले पन्नों में कांग्रेस और अगलों में भारतीय जनता पार्टी थी पूरी जो गहलोत से मिलकर लेन देन कर रही थी। और जो लाल डायरी ले गए वो क्या कर रहे थे आप बताओ, वो भी तो यही काम कर रहे होंगे ना, तभी तो लाल डायरी उनके पास आई, हमारे पास तो नहीं आई लाल डायरी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज ये उदयपुर वाटी के अंदर, नीम का थाना के अंदर इतना अच्छा माइनिंग का इलाका, अगर सरकार चाहे तो किसान माला माल हो सकता है। उनको पट्टे दे सरकार, खेतों में पट्टे दे। आज सोना चांदी तांबा तेल ये तो सरकार ले ले, लेकिन बजरी, रेत, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन ये छोटा मोटा किसानों के लिए छोड़ दें। आपके यहाँ आप इतने डरते हो, मेरे वहां लोग डरते कम है। आपके तो बिजली का बिल भरते होंगे सारे लोग, भरते हैं ना, हमारे उधर कम भरते हैं बिजली का बिल। और माइनिंग का तो बिल्कुल देखते ही सामने हो जाता है कि माइनिंग तो हमारी खुद की, और सही बात है। इलीगल माइनिंग वो होती है जो पड़ोसी के खेत से उठा के ले आओ। खुद के खेत में क्या इलीगल होगी बताओ मुझे। पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो खेत का पत्थर निकालने में जोर कितना था, किसी अधिकारी को बोलो या नेता को बोलो पत्थर खोद के दिखा दे, खोद सकता है क्या शाम तक। किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर वो अपने खेत में माइनिंग करके 1000-2000 रुपए कमा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, वो इलीगल माइनिंग नहीं है। ये आपकी पैरोकारी इस देश की लोकसभा और विधानसभा के अंदर है। किसान को जो लोग चोर कहते थे कि किसान बिजली की चोरी करता है, मैंने कहा चोरी किसान नहीं करता, चोरी अधिकारी करते हैं। किसान की पूरी बिजली माफ कर दो। तो 98-2000 के अंदर जब कंपनियां बनी थी राजस्थान के अंदर, 23 साल में कंपनियों का घाटा हो गया 150 लाख से ज्यादा करोड़ का घाटा। और पूरी किसान की बिजली माफ कर देते तो 70-80 लाख के अंदर ही आ जाती सारी। 7-8 हजार 10 हजार करोड़ का पूरा बिजली किसानों की माफ कर दो। पैसा कौन खाता है इसके अंदर? मंत्री, सरकार के लोग। बिजली की खरीद फरोख्त, रोज नए ठेके लेना, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बिजली के अंदर आपने देखा होगा रिकॉर्ड नहीं होता कहीं भी, जबानी जमा खर्च है। पोल ले जाओ, तार ले जाओ, कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, ट्रांसफार्मर की प्लेट बदल दी, कौन जांच करेगा, टाइम किसके पास है। तो सबसे ज्यादा किसानों को चोर कहने वाले लोगों को मैंने कहा कि चोर किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है। अगर आवश्यकता पड़ गई, कनेक्शन नहीं हो रहा है और खुद में एडजस्टमेंट कर लिया तो कौन सा पाप हो गया बताओ मुझे। मेरे वहां तो है ही नहीं कनेक्शन, ऐसे ही चलाते थे पूरे। विधानसभा में एक बार बोला मंत्रियों ने कि आपके तो 2000 कनेक्शन फर्जी चल रहे। मैंने कहा 2000 नहीं 20,000 चल रहे हैं, जाओ रोक दिखा लो। रोक लिए थे क्या? वो सुंदरा बोल रही थी कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो, तो मैंने कहा गिरफ्तार कर मुझे, और नहीं तो तेरी जगह मैं बैठता हूं तो एमएलए इधर आ, मैं भी यही गिरफ्तार करता हूं विधानसभा के अंदर। तो ये कहने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। मैंने देखा, मैं विधानसभा में पिटा नहीं था, पीट दिया था। आपके विधायक जी को पीटते हुए देखा मैंने। मैं अगर वहां होता तो मैं उनको बचाता, पीटने नहीं देता, क्योंकि विधायक होता है। और जब साथी को कोई पीटा तो साथी को आगे बीजेपी के लोगों ने चढ़ा दिया कि आप तो जाओ, और गए और बीजेपी वाले बाहर चले गए। बोले बढ़िया काम होगा, जूता पड़ रहा है। अब बताओ कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी पॉलिटिक्स। अब नहीं समझने वाले नहीं समझते इस बात को, और समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि काजल की कोठरी के अंदर रह के अगर कोई दाग किसी के नहीं लगा। मैं भी, ये आप देखिए ईडी आ रही है आपके शेखावाटी के अंदर। टीडी शायद या नहीं पहुंची थी, आई थी कि टीडी कम आई तो ईडी आ गई है वापस। लक्ष्मणगढ़, सीकर पूरा नाप तोप कर लिया, पूरा नागौर के अंदर घुस गई। आसपास के कांग्रेस के नेताओं के जो पार्टनर साथी थे, ईडी सीबीआई चुनाव के टाइम, अब जो चुनाव नजदीक आएंगे एसीबी सीआईडी सीबी केस मुकदमे डराने की कोशिश करेंगे। मेरे तो रोज सरकार ऐसी पीछे पड़ी कि 1-2 मुकदमे रोज दर्ज कर लेते हैं। जहाँ जहाँ चलते 1-2 पीछे पता लगता है रात को कि 1 मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने कहा होने दो भाई, जो भी होना है, क्योंकि जब जीवन ही समर्पित कर दिया। आपके लिए लड़ते हुए एक बार सजा भी हो गई थी, जिसमें आपने देखा होगा
फिर ईश्वरी कृपा से बरी हो गए। अब अगर हम लड़ेंगे नहीं, आपके लिए सड़कों पर नहीं बैठेंगे, तो कैसे आपको न्याय दिलाएंगे बताओ मुझे? फिर तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधियों को लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़ते हुए अगर सरकार के लोग इस तरह करने लग जाए तो ये निरंकुशता हो गई। जो निरंकुशता मोदी की देश के अंदर चल रही है, मीडिया वही बात छापेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, मीडिया वही दिखाएगा बार बार जो मोदी जी चाहेंगे। मुझे बताएं कि 2014 के बाद एनडीए के माध्यम से बीजेपी सरकार के अंदर आई। हमारे जैसे में तो छोटा नया दल था, पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक, बिहार तक कितने किसान नेताओं के कंधे पे बंदूक रख के धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। अगर अकेले में दम होता तो एनडीए क्यों बनाती? अकेली लड़ती भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के फिर साथियों को बार बार निकालते खुद की संख्या 303 कर ली और एनडीए वालों की क्या हालत कर दी, ये भी आप देख रहे हो। लेकिन 14 के अंदर और 19 में उम्मीद जगी थी कि मोदी की सरकार बनेगी तो सादत कम होगी, किसी किसान के बेटे को सीने पे गोली नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का बेखौफ इस पूरे देश के अंदर होगा। दुर्भाग्य से देखिए 2014 से 23 के अंदर सबसे ज्यादा अगर सादत हुई है, सबसे ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट चाइना, पाकिस्तान और दूसरे आतंकी हमारे संगठन और अंदर की जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके जो हमले हुए, उसमें सबसे ज्यादा सैनिकों ने सादत दी है। तो फिर कहां है प्रधानमंत्री जी? देश को कहां लेके जा रहे हैं? कारण मैं भारत को आगे लेके जा रहा हूं। कोविड के टाइम 50 लाख लोग चले गए, कहां व्यवस्था थी बताएं? सबसे ज्यादा अगर कोविड में मौतें हुई वो हिंदुस्तान के अंदर हुई। गाय हमारा सबका था, बीजेपी वाले तो गाय का नारा लगा के सत्ता के अंदर आए, जय गौ माता, जय गौ माता। चंदा भी इसी नाम का करते थे, मंदिर और गाय दो के नाम से चंदा करते थे। मंदिर तो बढ़ने के नजदीक है, लेकिन लंपी में गौ माता ने दम तोड़ा, एक सांसद इनका नहीं बोला। उस समय लंपी राजस्थान में ज्यादा नहीं थी, कुछ जगह आई थी। मैंने जब मामला उठाया तो 5-6 एमपी हंस रहे थे। मैंने कहा तुम हंसो मत, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, गाय माता कर देगी तुम्हारा। फिर बाद में कह रहे यार लंपी तो सब जगह आ गई, ध्यान नहीं था उनको। बाबा जी वगैरह ध्यान थोड़ी रखते हैं, तो दूसरे कामों का ध्यान रखते हैं। बाबा जी मेरे हिसाब से जंतर मंतर से काम चलाते होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्यों? उनके पास कोई ऐसी शक्ति होगी जिसको सुर घुस कर देते होंगे, उसे हो जाता काम। हमें तो लड़ना पड़ता है। तो टिकट बाबा जी का भेष और आप ये किस्मत के लोग हैं, इसलिए टिकट कैसे मिले, टिकट की चिंता करते। या मैंने शेखावटी के अंदर देखा कि हमारे वहां तो लोग किन किन परिस्थितियों में लड़े। आप बहुत आगे हो हमसे एजुकेशन के अंदर। हाँ, जमीनें वहां ठीक होगी, लेकिन नहरें थोड़ी है। ये तो 15-20 साल से ट्यूबवेल खोद के लोग पैदावार करके थोड़े बहुत आगे हैं। एजुकेशन के अंदर शेखावटी 50 साल आगे मारवाड़ से, लेकिन आज राजनीतिक रूप से मारवाड़ बहुत मजबूत है। बोतल का चिन्ह जहां जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी वोट होगा अपने आप पड़ जाएगा उसके अंदर, वो एक वोट भी पीछे नहीं रहेगा। ये मारवाड़ के अंदर है। यहाँ तो दिक्कत देखो, आप टिकट का वेट कर रहे हैं, हर किसी मुझे और फोन कर रहे हैं, अरे साहब थोड़ा ध्यान रखिए मुखी की बात को, बोले कोई टिकट गड़बड़ मत दीजिए, अपन ला जेला। तो अपन ला है कोना तो बताओ, मनता समझ कौन है अपने वाले? तो वो है जो सत्ता में, मैं चाहता हूँ अपने लोग सत्ता पे बैठ जाए, कब्जा करे, सिंहासन इंतजार कर रहा है। अरे 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर तो हमेशा ही रहते हैं हम। 52 से लेकर आज तक क्या क्या हम लोगों ने बताओ मुझे? कप प्लेट तो कभी उठा लो, कौन मना कर रहा है? इसके मना कर रहा है कि किसी की आवश्यकता है क्या परमिशन लेने की? सत्ता के शिखर पे हमारे लोग कैसे बैठे? पिछली बार मैंने सबका ध्यान रखा, इस बार 23 में आप लोग इस आरएलपी पार्टी का ध्यान रखोगे। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह का प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। हमें सत्ता संकल्प के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर किसी किसान के ढाणी के अंदर 10 लाख की चोरी हो जाए, पुलिस चोर को पकड़ती है और चोर को पकड़ के बरामदगी करती है 2 लाख रुपए, वो खूब घूमता है। हम कोशिश करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं इसको मारेंगे तो हम जेल चले जाएंगे। साहब क्या करें, 2-3 लाख पुलिस खुद रख लेती है 10 लाख में से, और 5 लाख रुपए ही वापिस, उसके बाद तो 2 लाख आता है। ये व्यवस्था हमें बदलनी है। सड़क पे टोल नहीं देंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। ये हालात जो राजस्थान की अपराध, भ्रष्टाचार, इसको खत्म कौन करेगा? इसके लिए हमें सत्ता का संकल्प लेके इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर मेरा साथ देना है।
अभी चुनाव का समय, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है और मैं आपके बीच लगातार संघर्ष करते हुए 15-20 साल का मेरा संघर्ष है, मेरे तीनों विधायकों का संघर्ष, चाहे पेपर लीक की घटना हो और बजरी माफिया को अगर राजस्थान में सबक सिखाया, उसको फुर किया, तो आरएलपी पार्टी ने बजरी माफिया को उसकी औकात राजस्थान के अंदर दिखा दी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बड़े से बड़े नेता, चाहे बीजेपी में या कांग्रेस के अंदर, अगर मैं जिनके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे नहीं दिखाए तो उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, वसुंधरा से बड़ी तो कोई आई नहीं। और गहलोत के बेटे को सांसद हरा के ये भी संदेश दिया कि यहाँ हमेशा गहलोत का ही दांव नहीं चलता, कभी दांव हमारे बीच चलते हैं। आप सबने स्वागत सत्कार के ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर जो सत्ता संकल्प का करवाया, इसके लिए पूरी आरएलपी टीम को, डॉक्टर साहब को, पूरे परिवार को, इनको हृदय से आभार। हमेशा आपके लड़ता रहूंगा।